हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्पार्क एकेडमी। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं साइंस के पार्ट 2 चैप्टर 2 लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1 से। आज हम पेज नंबर 13 को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट सेशन में हमने ऑलरेडी ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को जाना। आज हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन को डिस्कस करेंगे। आइए, सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता क्या है। सेल्यूलर रेस्पिरेशन यानी कि कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल करना, यूटिलाइजेशन का मतलब होता है उसका उपयोग करना और एनर्जी को प्रोड्यूस करना ही सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहलाता है। अगर मैं इसे आसान भाषा में आपको एक्सप्लेन करूं तो चलिए एक एग्जांपल ले लेता हूं। ग्लूकोज इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। एक मैंने एग्जांपल लिया है। इस ग्लूकोज का ऑक्सीडाइजेशन होगा। ये ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होगा स्टेप बाय स्टेप। मतलब कि ये एक ही बार में ऑक्सीडाइज नहीं हो जाएगा, यानी एक ही बार में ग्लूकोज के सारे मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन नहीं हो जाएगा। ये स्टेप बाय ये प्रोसेस है। तो ग्लूकोज का ऑक्सीडाइज होना स्टेप बाय स्टेप और एटीपी के फॉर्म में एनर्जी को प्रोड्यूस करना ही सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहलाता है। सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहलाता है। आपके टेक्स्ट बुक में ये डेफिनेशन है, मैंने इसे बहुत शॉर्ट करके आपको समझाने की कोशिश की है। एनर्जी आपको किस फॉर्म में मिलती है ये आपको याद रखना है। एटीपी के फॉर्म में हमें एनर्जी, हमारा बॉडी एटीपी के फॉर्म में ही एनर्जी का इस्तेमाल करता है। ग्लूकोज से तो एनर्जी मिलेगी, लेकिन हमारा बॉडी तब तक उसको यूटिलाइज नहीं करेगा जब तक कि इसका ब्रेकडाउन नहीं हो जाए, या यूं कहो कि जब तक ये ऑक्सीडाइज ना हो जाए। कौन? ग्लूकोज। और एटीपी नाम का एनर्जी प्रोड्यूस ना करे, तब तक हमारा बॉडी एनर्जी यूज नहीं करता है। एटीपी का ये एक केमिकल कंपाउंड है, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। ये इस कंपाउंड का फुल फॉर्म है। एटीपी यानी एडिनो ट्राई फॉस्फेट। ऐसा एक एनर्जी के फॉर्म में कंपाउंड प्रोड्यूस होता है, इसीलिए एटीपी को एनर्जी की करेंसी भी कही जाती है। अब आगे बढ़ते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन में। सेल्यूलर रेस्पिरेशन जो है वो बेसिकली दो टाइप का होता है। एक टाइप होता है इसका एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा टाइप होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। यानी कि ग्लूकोज का एटीपी में कन्वर्जन मैं जितनी आसानी से आपको ये कह दे रहा हूं ना कि ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होगा, एटीपी बन जाएगा, एनर्जी मिल जाएगी, ये उतना ही अपने आप में बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। हालांकि इस 10th स्टैंडर्ड में आपको तो एकदम डीप स्टडी नहीं करना है, ऊपर ऊपर से जाना है। मे बी 11th 12th में आपको इसके डीप स्टडी कराई जाएगी। तो एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन जैसा कि मैंने आपको बोला है, यहां पे ऑक्सीजन की हेल्प ली जाती है। विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इसमें इन्वॉल्व होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन डन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन और एनारोबिक रेस्पिरेशन विदाउट ऑक्सीजन। मैंने ये आपको पढ़ाया था लास्ट सेशन में, याद होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो अभी देख लेते हैं। तो एरोबिक रेस्पिरेशन समझ में आया क्या होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि जहां पे ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होगा। एरोबिक रेस्पिरेशन जहां पे एरोबिक रेस्पिरेशन जहां पे ऑक्सीजन इन्वॉल्व होगा और एनारोबिक रेस्पिरेशन जहां पे ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होगा। यानी यहां पर एनर्जी बनेगा पर बिना ऑक्सीजन की सहायता से यहां एनर्जी फॉर्म होगी। एनारोबिक में बिना ऑक्सीजन से एनर्जी का प्रोडक्शन होगा। दोनों ही कंडीशन में एनर्जी का प्रोडक्शन होगा। क्यों होगा? अरे भाई, दोनों तो पार्ट है सेल्यूलर रेस्पिरेशन के, तो दोनों ही कंडीशन में हमारे ग्लूकोज से एटीपी फॉर्म होगी। फर्क है
कि एरोबिक में 3 स्टेप में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा। आई मीन ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन 3 चरण में होगा। पहला है ग्लाइकोलिसिस, दूसरा है टीसीए साइकिल जिसे हम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं दूसरा, और तीसरा है आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन। इन 3 स्टेप्स में आपका ग्लूकोज जो है वो पूरी तरीके से ऑक्सीडाइज होगा और एटीपी फॉर्म होगा। यानी ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन यहां से शुरू होगा, ब्रेकडाउन, और एनर्जी यहां पर फॉर्म्ड होगी या आप बोल सकते हो प्रोड्यूस होगी। ये मैं एक एक करके हर स्टेप आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। अभी जस्ट छोटा सा आपको जिस बता दे रहा हूं। एनारोबिक में क्या होता है? यस, ग्लाइकोलिसिस यहां भी होगा बेटा, ग्लाइकोलिसिस सेम है दोनों में, लेकिन दूसरा स्टेप इसमें है फर्मेंटेशन। ये 2 तरीके से हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन भी होता है और इन 3 तरीकों से एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। तो बढ़ते अपने अगले सेशन में की तरफ। ओके, ग्लाइकोलिसिस जो है, ग्लाइको का मतलब होता है ग्लूकोज और लिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। लिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। बेसिकली ग्लाइकोलिसिस में क्या होगा? ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा और यहां पर आपका जो ग्लूकोज है ये क्या फॉर्म करेगा? एसिटाइल कोएंजाइम ए। ये एक एंजाइम फॉर्म करेगा ग्लाइकोलिसिस में, और ये एसिटाइल कोएंजाइम है। दूसरा जो साइकिल है आपका स्टेप है जो कि टीसीए साइकिल, अभी मैंने आपको बताया था, ये एसिटाइल कोएंजाइम है। फिर टीसीए थर्ड यानी सेकेंड स्टेप में एंटर करेगा। तो ग्लूकोज का यहाँ ऑक्सीडेशन होगा और ग्लूकोज डायरेक्ट एसिटाइल कोएंजाइम नहीं बनाएगा, इसका प्रोसेस है, आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया है। आइए मैं एक एक करके इसको समझाता हूं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए, ग्लाइकोलिसिस को हम ईएमपी पाथवे भी कहते हैं। अगर आपको एग्जाम में ग्लाइकोलिसिस की जगह बोला व्हाट इज ईएमपी पाथवे, घबराना नहीं है। ईएमपी यानी just wait a sec, it's a name of the scientist, it is given in your textbook. What's his name? Amden, Meyerhoff and Parnas। 3 साइंटिस्ट लोगों ने इस प्रोसेस की डिस्कवरी की थी, तो उनके ऑनर में ईएमपी पाथवे से इसको रिप्रेजेंट भी किया गया है। तो एग्जाम में अगर ईएमपी पाथवे पूछा या ग्लाइकोलिसिस पूछा, घबराना नहीं है, इसी प्रोसेस को आपको बताना है, ठीक है। तो ग्लाइकोलिसिस में बेसिकली होता क्या है? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। कैसे होता है? ग्लूकोज क्या होगा आपको पता है, ऑक्सीडाइज होगा जैसा कि मैंने बताया। और ग्लूकोज जब ऑक्सीडाइज होगा बेटा, तो ये 2 मॉलिक्यूल रिलीज करेगा, किसके? पायरुविक एसिड के, एटीपी के। देखो आ गया एनर्जी, पर ये एनर्जी ये खुद यूज करेगा, ठीक है। और NADH2 वाटर, ये सारे मॉलिक्यूल ग्लूकोज जब ऑक्सीडाइज होगा तो ये सारे सबके 2-2 मॉलिक्यूल ग्लूकोज फॉर्म करेगा। और इनमें से NADH2 है तो एंजाइम हो गया, एटीपी एनर्जी जिसका इस्तेमाल ये खुद करेगा, वाटर तो वो छोड़ देगा, बचा पायरुविक एसिड। ये पायरुविक एसिड 2 मॉलिक्यूल रिलीज करेगा, किसके? एसिटाइल कोएंजाइम ए के। 2 मॉलिक्यूल रिलीज करेगा एसिटाइल कोएंजाइम ए के। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये आपका है ग्लाइकोलिसिस। एक चीज का आपको इसमें ध्यान रखना है,
कि ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस होता कहाँ है? ये सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। ये आपको याद रखना, ये एमसीक्यूज में पूछ सकता है। ग्लाइकोलिसिस टेक्स प्लेस इन विच वेयर इन अ सेल, तो आप बोलोगे सर ये सेल के साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस होता है। द ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन अ साइटोप्लाज्म, वेयर एज टीसीए साइकिल कहाँ होगा? ये होगा माइटोकॉन्ड्रिया में। ये आपको एमसीक्यूएस में फंसाने के लिए पूछ सकता है, तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। जैसा कि आप ये जानते हो, ये सेल है, सेल में न्यूक्लियस होता है सेंटर में, यहाँ इसके साइटोप्लाज्म होता है चारों तरफ, ठीक है, और यहाँ पर इसके बहुत सारे इसमें माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं। तो ये साइटोप्लाज्म में ये ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होगा, जहां पर ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होगा और एसिटाइल कोएंजाइम ए नाम का कंपाउंड रिलीज करेगा, और ये कंपाउंड एंटर होगा माइटोकॉन्ड्रिया में, जहां पे इसका सेकेंड टाइम फिर से ऑक्सीडेशन शुरू हो जाएगा, जिसे हम लोग ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल कहते हैं, दूसरे स्टेप को। अच्छा, तो ये आपको ग्लाइकोलिसिस समझ में आया। आप टेक्स्ट बुक में आपको ये ग्लाइकोलिसिस का यहाँ पैराग्राफ दिया है, आप इसको पूरे अच्छे तरीके से स्टडी कीजिएगा। आपको, आई एम वेरी श्योर कि आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। जैसा कि आपने देखा, जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हुआ उतने इतने सारे कंपाउंड फॉर्म किए, तो जब पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेगा, तो पायरुविक भी क्या, कार्बन डाइऑक्साइड और NaDH2 ऐसे कंपाउंड को रिलीज करेगा। कौन? पायरुविक एसिड। तब तो पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम ए फॉर्म करेगा, कुछ तो रिलीज करेगा। जैसे ग्लूकोज ने रिलीज किया इतने सारे कंपाउंड, पायरुविक एसिड फॉर्म किया, तो पायरुविक एसिड भी ने भी एसिटाइल कोएंजाइम को फॉर्म किया। बढ़ते हैं अपने दूसरे स्टेप में, दैट इज टीसीए साइकिल। ओके, आते हैं दूसरे स्टेप में, एरोबिक रेस्पिरेशन के टीसीए साइकिल। तो टीसीए साइकिल को ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहा जाता है, क्रैब साइकिल भी कहा जाता है, सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है। अब यहां पर आ गया आपका ज्ञान का बादल। अब अगर एग्जाम में आपको क्रैब साइकिल दे दिया, तो ये ना कहना कि सर हमने तो हमें टीसीए साइकिल सिखाया था, ये क्रैब साइकिल क्या है? बेटा ये क्रैब साइकिल मिस्टर हैंस क्रैब के ऑनर में दिया गया है, क्योंकि ये डिस्कवरी उनके द्वारा की गई थी। अच्छा, इसका नाम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल क्यों पड़ा? इसका नाम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें 3 कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस या 3 बार कार्बोक्सिलेशन टेक्स प्लेस होता है इसके एंटायर साइकिल में। जो अपना एसिटाइल कोएंजाइम ए है जो एंटर करेगा टीसीए साइकिल में, उसमें 3 बार कार्बोक्सिलेशन होता है, 3 बार कार्बोक्सिलेशन ग्रुप का फॉर्मेशन होता है, इसलिए उसे टीसीए साइकिल बोला गया है। और तो और इसे सिट्रिक एसिड भी बोला गया है। क्यों इसे सिट्रिक एसिड बोला गया है? कि जब आप ये समझ लो, ये आपका सेल का माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, आपके नेक्स्ट पेज पर ये दिया भी गया है डायग्राम, ठीक है, इस तरीके से उसको दिया भी गया है। यहां पर जब आपका टीसीए साइकिल आएगा, तो इस टीसीए साइकिल में सबसे पहला जो कंपाउंड बनता है, जैसे ग्लूकोज ऑक्सीडाइज हुआ था, पायरुविक एसिड बनाया, उसी तरीके से जो पहला स्टेप क्या था आपका, ग्लाइकोलिसिस। यहां से क्या मिला आपको? एसिटाइल कोएंजाइम ए, शॉर्ट फॉर्म में इसे ऐसे लिखते हैं, एसिटाइल कोएंजाइम ए। ध्यान देना बेटा, एसिटाइल का सिर्फ ये पार्ट ही एंटर करेगा, हाँ, इसी का ऑक्सीडेशन होगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, पूरा का नहीं होता है, ओनली एसिटाइल पार्ट ए, इसी पार्ट का अंदर ऑक्सीडेशन होगा। और ऑक्सीडेशन होने के बाद ये जो सबसे पहला कंपाउंड बनाता है ना, जो कि स्टेबल होता है, वो है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड, इट इज द फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड इन टीसीए साइकिल, इसीलिए इस टीसीए साइकिल को सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोला जाता है। और एग्जाम में सिट्रिक एसिड भी नाम से आता है, पूछता है बेटा सिट्रिक एसिड के नाम से। आपको घबराना नहीं है,
आपको क्या करना है, आपको नॉलेज हो गया, ज्ञान के बादल में आपको पता चल गया कि सिट्रिक एसिड क्यों कहते हैं, क्योंकि सिट्रिक एसिड जो है पहला, सबसे पहला इस साइकिल में स्टेबल कंपाउंड फॉर्म होता है, इसीलिए इस टीसीए साइकिल को सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। अब ध्यान देना बेटा, जैसे ही ग्लाइकोलिसिस से एसिटाइल ग्रुप अंदर टीसीए साइकिल में पहुंचेगा तो यहां पर ये NADH2 रिलीज करेगा, FADH2 रिलीज करेगा। ये सब बेटा एंजाइम है। एंजाइम पता है ना आपको क्या होता है? एंजाइम कैटालिस्ट होता है, एक तरीके का बायो कैटालिस्ट होता है जो रिएक्शंस को स्पीड अप कर देता है, जल्दी से बना देता है ताकि जल्दी जल्दी एनर्जी का प्रोडक्शन हो। कार्बन भी रिलीज करेगा और साथ में साथ वाटर भी रिलीज करेगा, और इस तरीके से अंदर बहुत सारे कंपाउंड फॉर्म होंगे और ये साइकिल कंटिन्यू चलते रहता है, इसलिए इसे टीसीए साइकिल भी कहते हैं। नाउ अब एसिटाइल कोएंजाइम में आपका माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर होने के बाद एसिटाइल ग्रुप ऑक्सीडाइज्ड होगा और क्या फॉर्म करेगा? ये सारे कंपाउंड ये इसमें फॉर्म कर देगा। यहां पर आपका ये जो टीसीए साइकिल है 12th में आपको या 11th में बहुत डीप में दिया रहेगा, 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है यहाँ पर, हालांकि ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, आपको खाली ऊपर ऊपर नॉलेज रखना है। तो ग्लूकोज से एसिटाइल कोएंजाइम में बना और एसिटाइल कोएंजाइम में ऑक्सीडाइज हुआ और ये सारे कंपाउंड उसने रिलीज कर दिए। अब हमारा इसमें तीसरा स्टेप्स आए। तीसरा स्टेप है कौन सा? तीसरा स्टेप है, तीसरा स्टेप कौन सा है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन। ठीक है, ये मैं आपको पेज नंबर दिखा देता हूं। पेज नंबर 12 पर है ये। ठीक है, पेज नंबर 12 पे आपको एक डायग्राम दे रखा है, यहां से आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। और होगा क्या इसमें, एक चीज आपको याद रखना है, टीसीए साइकिल कहां होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरिंग चेन ये भी माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है, खाली ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में होगा सेल के, बाकी सारी एक्टिविटी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। एनर्जी यहीं से निकलेगी, एटीपी यहीं मिलेगा। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन में क्या होता है? ये जो बेटा NADH2 यहां फॉर्म हुआ है ना, ये ऑक्सीडाइज्ड होने के बाद यहां पर आपको 3 मॉलिक्यूल दे देगा एटीपी के, और ये FADH2 जो है ये 2 मॉलिक्यूल दे देगा आपको एटीपी के। तो कुल मिला के आपको 3 + 2 5 मॉलिक्यूल मिलते हैं एनर्जी के, 5 एटीपी मिलता है जब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होता है। तो ये तो मैंने आपको सिर्फ ऊपर ऊपर बताया, अभी इसके डीप में जाने की जरूरत नहीं है, जहां से क्वेश्चन पूछ सकता है मैंने आपको बेसिक भी बता दिया है। तो इस तरीके से आपके तीनों स्टेप्स यहाँ पे खत्म होते हैं। पहला है ग्लाइकोलिसिस, जिसे EMP पाथवे कहते हैं। टीसीए साइकिल आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसमें एसिटाइल ग्रुप ही ऑक्सीडाइज होता है और ये कंपाउंड रिलीज करता है। तीसरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन है, ऑक्सीडाइज होगा तो बेटा इलेक्ट्रॉन तो रिलीज करेगा ना, मैंने पहले ही बताया था। ऑक्सीडेशन का मतलब ही होता है टू रिलीज द इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा ही, और ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा वो एक चेन के फॉर्म में आगे आगे पास ऑन होता जाएगा और एटीपी यहां पर दोनों जगह जनरेट हो जाएगा। तो आप एरोबिक रेस्पिरेशन को प्लीज पेज नंबर 13 एंड दिस इज रेलेवेंट टू पेज नंबर 14, यहां से 13 और 14 दोनों को आप रेफर कीजिए, और अगर नहीं समझ में आता है तो प्लीज मुझसे कांटेक्ट कीजिए, मैं इसे और अच्छे तरीके से समझा दूंगा। सो आज के सेशन के लिए इतना ही। अब जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। सो आज के सेशन के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल दैट बी एट होम, डू योर सेल्फ स्टडी एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।